हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आपके आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर पेपर है। ये 23/3/2023 को ये कंडक्ट किया गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर आया था। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाखी नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नृत्य है? तो यहाँ पर दिया हुआ है सुडोल नृत्य। ये चार ऑप्शन दिए थे, सुन से देखें मैं था कि लद्दाख का कौन सा है, तो सुडोल नृत्य है जिसे गिनीज बुक का अवार्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। भारतीय हॉकी का सुल्तान जोहर कप सुल्तान जोहर कप 2022 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष जूनियर टीम की घोषणा कर दी गई है। यह खेल कहाँ खेला जाएगा? ठीक है, तो कह रहे थे सुल्तान जोहर कप 2022 की जो भारतीय जूनियर टीम पुरुष टीम है वो कहाँ पर खेलेगी? तो ये मलेशिया में खेलेगी। ये करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है। उसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में कह रहा है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और कन्या शिशु की करने के लिए उद्देश्य से छठवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 कहाँ पर आयोजित की गई थी? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। इसके बाद बात आती है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस गांव को पहला 24/7 सौर शक्ति युक्त गांव घोषित किया गया? ये मुंडेरा शहर था, ये गुजरात का है। न्यूज में भी था कि किससे घोषित किया गया, तो ये मुंडेरा को घोषित किया गया। उसके बाद बात आती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस यौगिक का रासायनिक नाम है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा आघात वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, आघात वाद्य यंत्र जिसको मतलब बजाया जाता है या जोर से मार कर बजाया जाता है, तो ये वीणा है जो आघात वाद्य यंत्र नहीं है। उसके बाद आता है, 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय अधिसूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को डैश में राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो ये किसको समर्पित किया था? ये ऊना को। ऊना जो है, आईआईटी जो है वो उसको राष्ट्र को समर्पित किया था। अम्ल या अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग संसूचक के रूप में नहीं किया जाता है? संसूचक के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? यहाँ उपयोग किया जाता है उसका नाम नहीं होता है, किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो अम्ल अम्ल या क्षार को पता लगाने, लाल पत्ता गोभी जो होती है, रेड कैबेज, उसका इस्तेमाल होता है, हल्दी का भी इस्तेमाल होता है, लिटमस पेपर का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जिसका इस्तेमाल नहीं होता है वो है हमारा साधारण नमक, NaCl। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे भारतीय खिलाड़ी? तो ये पूजा पटेल। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के चबूतरे पर बने भवनों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये किले के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्न भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने
पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक एकल बैडमिंटन में जीता था। निम्नलिखित में लीवर वॉट्स का उदाहरण पहचानिए। लीवर वॉट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं, घास के बीच उगते हैं। उसमें में से कौन आता है? तो यहाँ पर मार्केशिया। मार्केशिया ये बॉटनी का क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से बता ले जाएगा। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशेष पर्यावरण कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लेने के लिए किस स्थान का दौरा किया? ठीक है, तो किस स्थान का दौरा किया था? केवड़िया का दौरा किया था। केवड़िया, केवड़िया जो है उसका दौरा किया गया। नवंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार रामसर सम्मेलन के तहत भारत में कौन सी आर्द्र भूमि रामसर स्थल सूची में नहीं है? रामसर स्थल के सूची में कौन सी आर्द्र भूमि नहीं है, ये बताना था। ये चंबल घड़ियाल वन जीव अभ्यारण्य जो है, ये रामसर भूमि में नहीं है। कुचिपुड़ी भारत के प्रमुख नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति डैश राज्य में हुई थी। कुचिपुड़ी सब लोग जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। जल का सामान्य क्वथनांक क्या है? जल का क्वथनांक यहाँ पर पूछ रहे हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। पर यहाँ केल्विन में दिया था, तो केल्विन मतलब होता है 273। ऐड कर दीजिए, केल्विन में निकल आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 373। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से अम्ल तरीके में सुमेलित नहीं है? जो अम्ल है वो गलत कौन सा है वो बताना। यहाँ पर ये बात याद रखनी, गलत मेल किसका है वो बताना। संतरा में साइट्रिक एसिड होता है, सही बात है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये भी सही है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, ये भी सही है। इमली में जो टार्ट्रिक एसिड होता है, ये गलत है। ठीक है, तो गलत को ही पहचानना था, हमने पहचान लिया। गलत कौन सा है? इमली का। इमली में ये बता रहे हैं कौन सा है, इमली में मेथनोइक एसिड बता रहे हैं, जबकि मेथनोइक एसिड ये इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड हमेशा ज्यादातर चींटी वगैरह जो है इनके डंक में मिलता है। चींटी है, बिच्छू है। थॉमस एडिसन डैश के आविष्कार थे। अरे, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? उन्हें विद्युत बल्ब का ऐतिहासिक पेटेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो थॉमस एडिसन जो आविष्कारक थे वो अमेरिका के थे। वैसे ये चीज सभी को पता होगी, सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस भारत के पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है? ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? तो रामदेव मिश्र को सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले जैकवुड वृक्ष से बने बड़े प्लग्ड स्ट्रिंग यंत्र का, स्ट्रिंग यंत्र मतलब जिसमें तार होते हैं, उसका नाम क्या हुआ? तो ये होगा सरस्वती वीणा। सरस्वती वीणा कहते हैं, जो ये जैकवुड वृक्ष से बनता है। आगे आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का सेक्शन है, तो यहाँ पर मैथ उम्मीद है सब लोग कर लेंगे, पर मैं जल्दी जल्दी कराता जाऊंगा। यदि किसी संख्या का 55% का 15% निकालना है, 55% का 15% इतना है, तो उस संख्या का 51% कितना होगा? ठीक है, तो इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए, या तो इसका सिंपल तरीका है 55% निकालना है, 15% निकालना है, और लेट से वो नंबर अभी दिया हमें पता नहीं, तो नंबर को हम एक्स कंसीडर कर देते हैं और कह रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है 2475। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डिजिट एक्स की वैल्यू निकल आएगी। एक्स की वैल्यू को निकलने के बाद इसका 51% निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर आएगा 15,300।
ये उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे। तो मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ मेन मोटिव हम लोगों का है कि किस तरह का पेपर आया था ये देखना। अगला आते हैं। अगला जो है, एक बस को ए से बी तक यात्रा करनी है। बस एक तिहाई दूरी 25 किलोमीटर की चाल से चलती है। अगली एक चौथाई जो है वो 30 किलोमीटर की चाल से तय करती है। शेष बस में शेष यात्रा जो है वो बस 50 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो पूरी औसत यात्रा उसने कितनी की चाल से चली है ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 33 होल 1/3। मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग बाद में कर लीजिएगा। या अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में जितने भी मैथ के क्वेश्चन है सबके सोल्यूशन ले आऊंगा। सिर्फ पढ़ के मैं आंसर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक टैंक जो है वो 3 पाइप से जुड़ा हुआ है। ये वो समय का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। 5 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। दूसरा पाइप जो है वो 4 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। तीसरा जो है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो 7 बजे खोला जाता है, एक साथ खोल दिया गया तो कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, वर्कआउट टाइम का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 9:30 पर वो पूरा भर जाएगा। आगे आ जाते हैं। एक डिब्बे में 10 रुपए के नोट हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, उनका रेशियो दिया गया है। कह रहे हैं कुल धनराशि अगर इतनी है तो बताना है 10 और 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी, ये फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पर 84 आ जाता है सॉल्व करने के बाद। आगे आ जाते हैं। तो आगे कह रहे हैं एक दवा कैप्सूल एक बेलन के आकार की है। दवा को जो है कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसे जिसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। इस तरह का कैप्सूल होता है, कुछ अर्धगोला लगा हुआ है वही बता रहे हैं। ठीक है, उसकी लंबाई जो है वो दी गई है, वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। अनुप्रस्थ काट का व्यास दिया हुआ है 1.4, ये दिया हुआ है 1.4। ठीक है, कैप्सूल को अनुमानित क्षमता ज्ञात कीजिए, वॉल्यूम ज्ञात करना है कितना होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा था कैप्सूल का 4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यदि अशोक और कैसिका एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि अशोक अकेले कार्य को करता है और आधा कार्य पूरा करता है और फिर कैसिका उस कार्य को करती है, ठीक है, आधा किया है बाकी कैसिका करे, उस कार्य के दूसरे आधे भाग को पूरा करती है। ठीक है, दूसरे आधे भाग को पूरा करती है तो वह 45 दिन में पूरा हो जाता है। यदि अशोक उसे उस कार्य को करता तो उसे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। मान लीजिए कि कैसिका अशोक से अधिक कुशल है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा सा कठिन है पर ट्राई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा हमसे पूछिएगा, हम लोग इसका सोल्यूशन दे देंगे आपको। ठीक है, तो 20 दिन में करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का आया था मैथ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया था। सिंप्लीफिकेशन में ये याद रखिएगा, ऑफ है तो ऑफ को, ये बोर्ड मास का नियम सभी को याद होगा, बी बोर्ड मास, ये उसी से होता है। यहाँ सब कई लोग मिस कर जाते हैं, ये ओ ऑफ है ये पहले सॉल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन बाद में होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो होता है लेकिन इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए फिर ऑफ को सॉल्व कीजिए, यही एक मिस्टेक होती है जो सबसे ज्यादा होती है। बाकी इसमें कोई मिस्टेक होती नहीं है किसी की भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको करनी के ऊपर 4 लगा हुआ है तो 1/4 निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोस गिन लीजिएगा, 8 जीरोस हैं तो उसका हाफ बचेगा, 0.4 बचेगा। ठीक है, 4 जीरोस बच जाएंगे
और यहाँ पर 81 जो है वो 3 का होता है। ठीक है, 3 का आप अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो ठीक है, तो ये 3 का होगा। ये है 256, ये होता है 4 का। 4 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका करंट सॉल्व करेंगे तो ये इसमें से 4 आएगा। ये 625, 625 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिएगा करंडी के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं हुआ है, ना 4 ना 3। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 24.99। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम बाद में बता देंगे। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9। सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल वाली संपत्ति है। वह अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को दे देता है, शेष संपत्ति का 75% अपने पुत्र को देता है। ठीक है, और विद्यमान शेष संपत्ति का ट्रस्ट को दे देता है। जो बची हुई संपत्ति है वो ट्रस्ट को दे देता है। वह ट्रस्ट को जो संपत्ति देता है वो उसका अमाउंट बताया गया है, वो 6 लाख रुपए। तो उस संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात कीजिए जो वह अपने पुत्र को देता है। वो बताना है कि पुत्र को कितनी संपत्ति दी। कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18 लाख रुपए। आगे बात आती है 10वें क्वेश्चन की। इसमें क्या है, 10 किलोमीटर की चाल से चलता हूँ। एक है जो 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 2 घंटे में एक दूरी तय कर रहा है, 2 घंटे में दूरी तय कर रहा है। अगर मैं अपनी चाल को दोगुना कर देता हूँ, ठीक है, अपनी चाल को दोगुना कर देता हूँ तो मैं कितनी जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। सीधी सी बात है, चाल और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम अपने आप कम लगेगा। ठीक है, आप स्पीड कहीं बढ़ा देते हैं तो टाइम सीधी सी बात है कम हो जाएगा। पहले 10 की चाल थी तो 2 घंटे लग रहे थे, अब अगर दोगुनी चाल कर दी जाएगी, मतलब 20 कर दी जाएगी अगर चाल, तो कह रहे हैं कि कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो 60 मिनट, पहले 2 घंटे में पहुंच रहे थे, ठीक है, तो अब 1 घंटा कम लगेगा। 1 घंटा कम लगने का मतलब है 60 मिनट कम लगेगा। ये ओरली सॉल्व हो सकता था। 5 क्रमागत सम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी क्रमशः 6, 8 और 10 जोड़ा जाता है, और अंतिम दो संख्याओं में प्रत्येक में 13 जोड़ा जाता है। तो संख्याओं का नया योगफल प्रारंभ में दी गई क्रमागत सम संख्याओं के योगफल का 120% होता है। इन पांचों संख्याओं में से दूसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले संख्याएं ज्ञात करनी थी, फिर दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका वर्ग निकालकर बताना था। वो आएगा आपका 2704। आगे आता है, आगे क्या आ रहा है, एक घनाभा टैंक के आधार का क्षेत्रफल जो है वो इतना है सेंटीमीटर में। ठीक है, 8400 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें भरे हुए पेट्रोल का आयतन, इसमें भरे हुए जो पेट्रोल है उसका आयतन कितना है वो बताया गया है 10.2 घन मीटर। टैंक में पेट्रोल की गहराई ज्ञात करनी है। टैंक में पेट्रोल की गहराई क्या है, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करनी। ठीक है, तो गहराई इसमें आएगी आपकी। इसमें जगह टैंक है तो वो घनाभाकार टैंक है तो घन का आयतन का फॉर्मूला लग जाएगा उससे। क्षेत्रफल सॉरी दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर उसके बाद आयतन के फॉर्मूले से ये निकाला जा सकता है कि उसकी गहराई कितनी आएगी। तो गहराई यहाँ पर आ रही है 1204.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं एल जो है वो एम का 6/5 है। मतलब इस तरह कह रहे हैं एल जो है एल इक्वल टू एम इंटू 6/5 ये दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो एक तरह से दिया गया है कि एल अपॉन एम का जो रेशियो है वो कितना है। एल अपॉन एम का जो रेशियो है वो ये दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहे हैं क्या, आपसे पूछ रहे हैं कि एम इक्वल टू एन का, एम और एन का भी रेशियो ये देखिए दे दिया गया, ये रेशियो है दिया गया है।
जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेशियो में आ जाएगा। एम अपॉन एन का रेशियो है 5/8। ठीक है, तो एल अपॉन एन का रेशियो निकालने को कह रहे हैं। सीधे से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तभी रेशियो में 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल अपॉन एन का रेशियो आ जाएगा 6:8। 6:8 का मतलब है 3:4। 6:8 आएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं। जहां जो विलयन है ए और बी में अम्ल और जल जल का अनुपात जो है वो क्रमशः दिया गया है 4:5 और 5:7। ठीक है, 3 लीटर ए को 5 लीटर बी को साथ मिलाया जाता है। ठीक है, 3 लीटर का जो है वो ए को और 5 लीटर बी को एक साथ मिलाया जाता है। विलियन जो है वो बना हुआ है 960 ml का। में कितना ml मिलाया जाए कि परिणामी घोल में अम्ल और जल एसिड वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 140। 140 मिलाया जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं दो जो ट्रेनें हैं वो विपरीत दिशाओं में चल रही है। प्लेटफॉर्म में खड़े जो व्यक्ति है उसको 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। वो एक दूसरे को 24 सेकंड में पार कर लेती है। उनके चालों का अनुपात निकालना है। तो चालों का अनुपात यहाँ पर आ रहा था 7.2। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा 7:2। तो आप हमें कटिंग कमेंट में बता दीजिएगा। अगला आ जाता है, अगला आप तेजी से चलेंगे। 3,600 रुपए हैं, उस पर 5% की वार्षिक दर से 15 महीने में साधारण ब्याज निकालना है। तो 15 महीने का साधारण ब्याज आ जाएगा 228 रुपए 75 पैसे। आगे है सभी 4 अंकीय संख्याओं का योग जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। सभी संख्याओं का 4 अंकीय संख्याओं का योग निकालना है जो 4 और 5 से विभाज्य हो। 4 और 5 से विभाज्य है, सीधी सी बात है, वो संख्या 15 से भी डिविजिबल होगी। तो 4 अंकी की संख्या पहले देख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से डिविजिबल हो। और इसी तरह देख लेंगे 4 अंकों की सबसे लास्ट में जो संख्या आ रही है वो कौन सी है जो 15 से डिविजिबल है। बस उसके जरिए निकाल ली जाएगी। आपने एपी पढ़ा होगा, एपी से निकाल लीजिएगा, इसका सम निकल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, सभी ने पढ़ी होगी। यदि 250 रुपए और 400 रुपए तक की कीमत पर खरीदा जाता है, कपड़े की कुछ वस्तुएं को 350 रुपए और 350 तक की कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, 250 से 400 में खरीदा जा रहा है, 350 से 550 तक बेचा जा रहा है। तो कपड़े की ऐसी 12 वस्तुओं की बिक्री पर अधिकतम संभावित संभव लाभ कितना होगा ये बताना है। तो संभव लाभ जो होगा वो 3,600 रुपए होगा। आगे आ जाता है, आगे है यहाँ पर कह रहे हैं 15,000 की राशि पर 18% की प्रति वर्ष की दर से 3 होल 2/4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और जो आंसर देने को कह रहे हैं वो पूर्णांक में देने को कह रहे हैं, मतलब पॉइंट में नहीं निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर सिर्फ निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11,864 रुपए। अगला आ जाता है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो कितना दिया हुआ है। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 1,900 रुपये। कह रहा है दुकानदार ने क्या किया है, वो 12% की छूट दी है, लेकिन मूल भाव करने पर वह क्रमिक छूट देने के लिए सहमत हो जाता है। अंत में वह मतलब 12% की पहले छूट दी, उसके बाद इसने एक और छूट दी होगी क्योंकि बाद में मोल भाव किया गया तो एक छूट उसको और मिली होगी, उसको X% मान लीजिए। उसके बाद जब दोनों छूट ये मिल गई तब उनको कितने में पड़ा, तो वो उनको पड़ा 1,538 रुपए 24 पैसे में। ठीक है, तो दूसरे बार कितने प्रतिशत की छूट दी गई है ये बताना। दूसरे बार ये X% की वैल्यू बता देनी कितनी आएगी, तो X% की वैल्यू आएगी 8%। आगे आ जाते हैं।
आगे आएगा निम्नलिखित व्यंजक का जो ये इक्वेशन दी है इसका लगभग मान निकालना है। यहाँ न्यूमेरिकल लॉजिकल और एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी के आपके चेक कर रहे हैं। ठीक है, एनालिटिक एबिलिटी आपकी कितनी है इसे चेक कर रहे हैं। मैथ के ही क्वेश्चन समझिए उसी तरह, मैथ और रीजनिंग मिक्स मिलेगा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, 106 आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सौम्या जो है वो बाएं सिरे से, मतलब बाएं से जो है वो सौम्या वो कितने स्थान पे है, 17वें स्थान पर है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं किरण के दाएं सिरे से 13वें स्थान पर है। किरण के दाएं से, किरण कहीं बैठी हुई होगी, उसके कह रहे हैं दाएं सिरे से 13वें स्थान पर है। तो किरण कहीं यहाँ पर कहीं बैठी होगी, पहला यहाँ पर कहीं बैठी होगी। ठीक है, और उसके से अगर देखा जाएगा तो ये सौम्य का स्थान आएगा, वो आएगा 13वें स्थान पर। ठीक है, फिर बता रहे हैं किरण जो है जो दाएं सिरे से 37वें स्थान पर बैठी है। वो दाएं सिरे से किस स्थान पर बैठी है, 37वें स्थान पर बैठी है। मतलब किरण को अगर यहां से कहीं देखा जाए दाएं सिरे से, तो दाएं सिरे से ये जो उसकी वैल्यू होगी वो 37 आएगी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं यदि सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, सभी जो बैठे हुए हैं वो उत्तर की ओर उनका मुख है, तो पंक्ति में कुल कितने, पंक्ति में जो बैठे व्यक्ति हैं उनकी संख्या बता देनी है। सिंपल से क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग कर लेंगे। नहीं कर पाइएगा पूछिएगा, खोटे ही आएंगे। आगे आ जाता है। आगे इसमें पूछ रहे हैं दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा उसका बताना है कौन आएगा। ठीक है, तो डी ई एफ जी, जी आएगा, सिंपल सही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड वाला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ये हमारा आ गया कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। सभी किताबें बटुए हैं, सभी पीले बटुए हैं, कुछ कागज पीले हैं। निष्कर्ष है कुछ थैले पीले हैं, कुछ थैलों को पीला बताया जा रहा है, कुछ बटुए कागज बताया जा रहा है। तो निष्कर्ष चेक करना कि कौन सही है। इसमें निष्कर्ष दूसरा सही आ रहा था। आगे आ जाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए कि उत्तर को, तर्क को शब्द में वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखकर निकालना है, ना कि अक्षरों, स्वरों और व्यंजनों या किसी अन्य ऐसे मापदंड की गिनती के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहे हैं जो वास्तविक अर्थ है उस आधार पर निकालना है कि स्वर, व्यंजन या किसी अन्य मापदंड के आधार पर अर्थ नहीं निकाले। चार शब्द दिए गए हैं, तीन किसी न किसी प्रकार समान है, एक असंगत है, असंगत को देखना है। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर देखते हैं कौन असंगत है। बेलचा, हसिया, रेख, छेनी। देखिए इसमें फिलहाल अंतर यही समझ में आ रहा है कि जो छेनी है वो छेनी के साथ हथौड़ी होता है, लेकिन बेलचा, हसिया और रेख इनका इंडिविजुअली इस्तेमाल हो सकता है। मतलब इनको अकेले भी इस्तेमाल किया जाए, इंडिविजुअल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन छेनी को इस तरह नहीं किया जा सकता। ठीक है, छेनी के साथ हथौड़ी आता है, हथौड़ी से ही छेनी का इस्तेमाल होता है। फिलहाल तो यही अर्थ आ रहा है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो कह रहा है कि जो स्टार बना हुआ है वहां पर क्या आएगा, ये अलग अलग रख के देखना है, यही प्लस माइनस इंटू डिवाइड का साइन रखकर चेक करना है, तो चेक कर लिया जाएगा। ये सेकंड वाला आंसर आएगा, इसमें चेक कर लीजिएगा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें रिलेशन देखना है, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध है। स्टॉप का मतलब होता है सीस, स्टॉप और सीस लगभग सेम सिमिलर है, दोनों का मतलब होता है रुक जाना या रोकना। ठीक है, सीज कर दी जाती कोई चीज, स्टार्ट शुरू करना। तो यहाँ सेटअप है, एंड का मतलब होता है रोकना, तो ये तो मैच नहीं करेगा। एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, ट्राई या एफर्ट। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब नहीं होगा, तो ये सब तो नहीं होंगे। यहाँ पर ये देखेंगे फोर्थ, कमेंस, कमेंस का मतलब होता है
टू बिगिन या किसी को स्टार्ट करना। कमेंस का मतलब ही होता है स्टार्ट या प्रारंभ करना, तो ये हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एक सभा में 7 सदस्य जो बैठे हुए हैं उत्तर की ओर बैठे हुए हैं और सबका अलग अलग बैठे हुए हैं, ये इसको पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ इसके आंसर के बारे में बता दे रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा कमेंट में करिए, तो उसको बताया जाएगा अगले वीडियो में। दाएं छोर से कौन बैठा हुआ है, पंक्ति में दाएं छोर से पूछ रहे कौन बैठा हुआ है, तो इसका आंसर ये आ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेम उसी तरह है, सिटिंग अरेंजमेंट पे टाइप से है। इसमें क्या क्या कह रहे थे कि डी और एच के बीच कौन बैठा है, तो यहाँ पर जी बैठा हुआ है। आगे आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कितने ऐसे प्रतीक हैं, अच्छा इसमें देख के सिर्फ बताना है, कितने ऐसे प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले एक अक्षर आ रहा है लेकिन उसके बाद कोई ना कोई संख्या आ रही, पहले अक्षर आए बाद में संख्या है, ऐसे कौन से प्रतीक है, गिन के बताना है। दो मिले थे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, दो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कथन और निष्कर्ष निकालना है। कह रहे हैं निष्कर्ष में P डज नॉट इक्वल टू डी, P जो है D के इक्वल नहीं है, इसको देखना है ये क्या सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए ये P जो है ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आ गया, यहाँ पर R से ये ग्रेटर देन है S, तो यहाँ पर रिलेशन ही आप नहीं बैठा पाएंगे, तो ये वाला तो पहला वाला तो रिलेशन आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले की बात आती है, तो सेकंड वाले में देखिए क्या है, टी इक्वल टू ए, तो टी इक्वल टू ए दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पर टी जो है इक्वल टू बी है, बी बी ग्रेटर देन ए है, तो इस तरह तो हो सकता है, लेकिन जब ऊपर से आप देखेंगे तो टी इज लेस देन बी है, क्योंकि यहाँ पर टी कह रहे थे कि टी है वो लेस देन एंड इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर इक्वल टू का तो साइन लगा हुआ है लेकिन लेस देन का भी साइन लगा हुआ है, इसलिए दूसरा भी निष्कर्ष कह पाना मुमकिन नहीं है। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में कह रहे हैं जो भिन्न है उसे बताना, असंगत को बताना है। यहाँ पर सेम उसी वही चीज है, जो शब्द को छांटना है अर्थ के आधार पर छांटना है, बाकी कोई चीज नहीं देखना। तो अर्थ में देखा जाए तो यहाँ पर गौरैया, शुतुरमुर्ग, मुर्गी और मोर, इसमें अलग शुतुरमुर्ग को बताया गया है क्योंकि ये तेज भागता है, उड़ तो कोई काफी नहीं सकते इसमें। मोर भी देखा जाए तो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता, ठीक है, बस शुतुरमुर्ग को थोड़ा भी नहीं उड़ सकता, मोर थोड़ी दूर उड़ भी सकता है। आगे आ जाइए। यहाँ पर कह रहे हैं निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है, ठीक है, नंबर को इस तरह लिखा गया है। कह रहे हैं डिटेक्ट को किस तरह लिखा जा सकता है, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, सिंपल है, करके देखेंगे सॉल्व हो जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आ रहा था। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित स्ट्रिंग में कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के बाद एक संख्या है, ठीक है, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के बाद एक संख्या है, तो ऐसे 7 हैं जिनके पास एक संख्या आएगी। कुल विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशा दाएं सिरे से, आशा जो है दाएं सिरे से 532वें स्थान पर है और बाएं सिरे से 462वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, एक घटा के इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 993। दीक्षा 20 मीटर, अच्छा ये चलने वाले क्वेश्चन है कि दाएं चलिए बाएं मुड़िए, उसको बताना, ठीक है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है ये बताना था, यहाँ पर 30 मीटर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिए क्या है, 18 नंबर में देखिए ये श्रृंखला दी गई है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 63 आ रहा है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, रोहित और हरि का भाई वीर है, रीता हरि की माँ है, रीता जो है वो हरि की माँ है, राम रोहित का पिता है,
ठीक है। वीर का राम से किस प्रकार संबंध है ये बताना है। तो वीर का संबंध यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था, ये तो सिंपल ही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए तीन घटा है, इस तीन ऐड हुआ है, इसके बाद देखा जाए तो पांच ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सात ऐड होगा। 66 आंसर। अब देखिए इंग्लिश का पोर्शन आ गया है। इंग्लिश के पोर्शन में क्या है, यहाँ पर करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब। ठीक है, कन्वे द मीनिंग ऑफ गिवन ब्रैकेट्स इन द सेंटेंस। प्रोवर्ब चूज करना है जो सही मीनिंग बताती हो, जो ब्रैकेट में दिया गया है। ब्रैकेट में देखिए क्या दिया गया है, पहले पूरा पढ़ते हैं। आर्यन शुड बी हैप्पी विद द जॉब he got after struggling without an income for 5 years and not complaining about the low salary. After all, dash, one should be grateful for what one has, even if not, even if it's not what one desire। ठीक है, उसके पास कुछ तो है, बस इसी की बात की जा रही है, उसके पास कुछ तो है ना होने से अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोवर्ब सेट बैठ रहा है, तो ये सेकंड वाला बैठ रहा है। हाफ इज हाफ अ लोफ। लॉफ एक जो होता है वो ब्रेड के टुकड़े को कहते हैं। लॉफ इज बेटर देन नन। कुछ ना होने से हाफ लॉफ तो अच्छा है। अब पर्सन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। अ पर्सन हु डजेंट बिलीव इन देयर देयर बीइंग एन गॉड। जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एथिस्ट। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन देनी। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन क्या होगी, वी आर नॉट ऑब्वियस डैश द डेंजर दैट लाई इन आवर पाथ टू। वी आर नॉट ऑब्वियस टू द डेंजर दैट लाई आवर पाथ। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है जो अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन क्या है सेंटेंस, तो अंडरलाइन सेंटेंस है कलेक्टर ऑफ कॉइन एज एन हॉबी। जो कॉइन का कलेक्शन करते हैं हॉबी के तौर पर, उसे क्या कहते हैं। अब कॉइनोलॉजिस्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो इसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। इसमें देखिए करना क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाइड एडवर्ब, एडवर्ड आइडेंटिफाई करनी। ठीक है, एडवर्ब यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर कह रहे हैं रजत एंड राजीव सेल्डम। सेल्डम ही एडवर्ब है, सीधी सी बात है। एडवर्ब वो होती है जो वर्ब को क्वालिफाई करे। डिसएग्री, डिसएग्री होते हैं ऑन ए ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ चीज, कोई भी छोटी सी चीज पर वो ट्रिवियल मैटर्स एंड सीम टू बी एक्सीलेंट फ्रेंड। कुछ मैटर पर वो डिसएग्रीमेंट भी है लेकिन फिर भी वो अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है, सेल्डम। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस ये था। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहे थे कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये 4 नंबर होगा। आफ्टर यू ईट, ईट लगेगा यहाँ पर फर्स्ट वाले में, सेकंड में योर सेल्फ, और लास्ट में फ्रॉम। करके देखिएगा, काफी सिंपल है। फिर आता है 8th नंबर। 8th नंबर में कह रहे थे तारना नीड्स कांस्टेंट फ्लीटिंग। यहाँ पर है फ्लीटिंग का एंटोनियम वर्ड आपको बताना था। फ्लीटिंग का मतलब होता है अस्थिर। फ्लीटिंग का मतलब अस्थिर भी होता है या क्षणिक भी होता है या कभी कदार। तो अस्थिर का आपका एंटोनियम हो जाएगा कांस्टेंट, जो स्थिर रहता हो। फ्लीटिंग अटेंशन, ठीक है अटेंशन था, तो यहाँ पर कांस्टेंट अटेंशन।
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक क्या क्या है। यहाँ पर गलत देखिए क्या क्या, कॉन्फिडेंटल, डेंटल में डी ई होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आइटिनरी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, ये यात्रा कार्यक्रम को कहते हैं आइटिनरी, यात्रा कार्यक्रम जो होता है उसको कहा जाता है आइटिनरी। मैंडेटरी में भी गलत है, ई होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ओ होता है मैंडेटरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, ये भी गलत है स्पेलिंग, आर्बिट्रेरी। आगे आ जाते हैं। सुमन्स फादर इज एन आर्मी ब्रिगेडियर, वेयर एज हर सिस्टर इज एन एमबीए। यहाँ पर आर्टिकल चूज करने। टुडे मैन हैज रीच द मून, मून के आगे हमेशा द लगाया जाता है क्योंकि द यूनिक चीज है, द दुनिया में अकेली, द मून, एंड यू स्टिल बिलीव सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास पर अभी तुम इस विश्वास करते हो। आगे आ जाता है। आगे क्या करना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, अंडरलाइन जो ग्रुप ऑफ वर्ड है। स्लोली मूव लाइन ऑफ पीपुल और कार्स एट ए फ्यूनरल, तो उसे क्या कहेंगे, कॉर्टेज। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना था, ये था। आगे आ जाते हैं। 14 नंबर में देखिए कह रहे हैं सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। आई डिड नॉट ब्रिंग, आई डिड नॉट ब्रिंग द लैपटॉप विद मी सो आई कांट अपडेट द फाइल। इनकरेक्ट स्पेलिंग छाटनी है, यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है। यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड छाटना है तो फ्लोरेट, सबसे पहले है फ्लोरेट, फ्लोरेट का मतलब होता है गहरे रंग का जो चीज होता है उसे कहते हैं फ्लोरेट। और उसके बाद आता है इंसुलर, इंसुलर का मतलब है टापू टाइप की चीज, द्वीपीय, टापू, ठीक है। फिर आता है इम्यूलेट, इम्यूलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब सी आर, आर के बाद ई आएगा, यहाँ पर आई नहीं आएगा, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगी एडियम की, तो एडियम है यहाँ पर ब्रीड, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर के लिए ये होगा लाइवलीहुड, सीधी सी बात है, एडियम लाइवलीहुड का मतलब है जीने के लिए जो जरूरी चीज है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं पंक्चुएशन एरर किसमें है, ये देखकर बताना है आपको किसमें पंक्चुएशन में एरर है। यहाँ पर फोर्थ बता रहे हैं, तो फोर्थ में देखते हैं क्या है। यस यू में कम इन, कम इन यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन आना चाहिए। आगे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस, जो पंक्चुएटेड करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस है उसे आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर करंट पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा था, ये अपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं था, इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं थी। आगे आ जाते हैं। इसमें एंटोनियम बताना था। यहाँ पर देखिए वर्ड है अनकूथ, अनकूथ का मतलब होता है गंवार या तो फिर ऐसी चीज जो निर्जन हो, ठीक है। तो कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा, तो कल्टिवेटेड का मतलब होता है जहां पर खेती हो सकती हो या तो जुताई की जा सकती है, उर्वरक चीज। आगे आ जाते हैं।
यहाँ पर कह रहे हैं 4 पार्ट्स दिए गए हैं, जो एरर कंटेन कर रहा है उसे टिक करना। आइदर माई आंट और माई कजन हैव द कुक बुक में अंकल रोट। ठीक है, में अंकल रोट, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या है? एरर किस कौन सा कंटेन कर रहा है? माई कजन हैव, माई कजन हैज। ठीक है, तो ये सेकंड वाला कंटेन कर रहा है। जनरल स्टडीज का अब ये सेक्शन आ गया, ये लास्ट सेक्शन है जो जनरल स्टडीज का होगा। देखते हैं जीएस में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे थे 2022 की जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में निम्नलिखित में से कौन से देश में गर्मी गर्मी में इससे संबंधित श्रम क्षमता से होने वाली आय में सबसे अधिक हानि हुई? तो वो है भारत। भारत में गर्मी हीट जब होती है तो श्रम क्षमता में सबसे ज्यादा हानि होती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था वो बताना है, तो 140 महिलाएं पर 143 के, वैसे ये आसपास है, पर सही ऑप्शन यही था, 140 महिलाएं 1000 पुरुष पर। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? तो ये यूएस से लिए गए हैं। नुब्रा नुब्रा और उंजा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी। तीन कठिया प्रणाली ये नील के लिए की जाती थी, ये यहाँ पर है भी, नील के लिए की जाती थी। ये इसका विरोध भी किया गया था गांधी जी के द्वारा। ये चंपारण में किसान की भूमि पर प्रति 3 बीघा 3 कट्टे में नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था अंग्रेजों की तरफ से। 3 कट्ठिया खेती उसे लेकर, इसीलिए इसको कहते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। अक्टूबर 2022 में प्राप्त जानकारी के अनुसार कपड़ा कपड़ा मंत्री कौन थे? तो वो पीयूष गोयल जी थे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी जिन्हें कहते हैं, के लिए उद्योग संघ के रूप में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो 2009 में की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो वो 75.23% है। गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तेंदुपत्त समिति की नियुक्त की गई? तो ये 2005 में की गई थी। 2018 में किसान की फसल की विफलता के बारे में उच्च कर मांगों के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ पर सत्याग्रह में कहाँ पर शामिल हुए थे? तो 2018 में गांधी जी खेड़ा में शामिल हुए थे। आगे आता है, भारत भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51A। इब्राहिम खान लोदी या इब्राहिम लोदी कई लोग कहते हैं, का मकबरा डैश के तहसील कार्यालय के पास स्थित है? तो ये पानीपत। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे उमेश जस्टिस उदय उमेश ललित। उच्चतम न्याय की उस पीठ का नेतृत्व किसने किया जिसने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया? तो यूयू ललित जो थे उन्होंने मना कर दिया था।
अक्टूबर 2022 में भारतीय बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे चुना गया? तो अतुल कुमार गोयल को चुना गया। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात। आगे आते हैं। 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन अधिनियम पेश किया गया था? कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो वो नियामक अधिनियम पेश किया गया था। आगे आ जाएगा। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? ठीक है, 61वें संविधान संशोधन में कौन सा संशोधन किया गया था? तो वहां पर मताधिकार को जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। प्रसिद्ध राजा पुलकेश द्वितीय ये किस वंश से संबंधित हैं? तो ये चालुक्य वंश से संबंधित है। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल धनुष और बाण के 30 दशक पुराने चुनाव चिन्ह से वंचित हो गया था? तो वो शिवसेना हो गई थी, क्योंकि इसमें बंटवारा हो गया था। ठीक है, तो यहां तक आपको ये पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है। देखिएगा, बताइएगा कि पेपर किस तरह का आया है। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और नेक्स्ट में आप बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस चीज पर पेपर चाहिए होगा, अगर हो सकेगा तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, हालांकि अभी लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट और बैंक में जो एक पेपर हुआ था असिस्टेंट और ग्रुप डी का, उसके पेपर आने वाले हैं चैनल पर। और बाकी जो जीएस का हमारा कंटेंट जैसे आ रहा था वैसे आता रहेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।